कर्नाटक की जमीन से ये कहानी निकलती है। अपने देश में वैसे वो चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूरे देश में एक चीज आम है, हम तमाम लोग धर्म कर्म की तरफ बहुत रुझान रखते हैं, और खास तौर पर जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो शायद हम भगवान अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं और अच्छे मौके पर, खुशी के मौके पर कम याद करते हैं। तो आमतौर पर हमारी इसी कमजोरी का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो आजकल आपको पता है जेल में भी बंद है, वो यहीं से हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हमें कुछ चाहिए, एग्जाम में पास होना है, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी है दूर हो जाए, और भी ऐसी तमाम मन्नतें होती हैं जिसको लेके अलग अलग लोग मंदिरों में, तीरथ पे, मज़ारों पर, दरगाहों पर जाते हैं और फिर वादा भी करते हैं कि मन्नत पूरी होगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसे ही लोगों की इन कमजोरियों का हमारे देश में बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मल्लिका साइनाइड ने या फिर केम्पम्मा ने इसका फायदा उठाया, उसकी दूसरी मिसाल मिलती नहीं है। असल में केम्पम्मा की कहानी शुरू होती एक आम महिला थी, और कर्नाटक में कग्गालीपुरा एक जगह है, तो कग्गालीपुरा में ये रहती थी। बड़ी हुई तो इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई, एक गरीब परिवार की लड़की थी। शादी के बाद सब कुछ दिन तक ठीक ठाक चल रहा था। केम्पम्मा के 3 बच्चे हुए। पति दर्जी का काम कर रहा था। केम्पम्मा को लेकिन शादी के बाद और शादी से पहले ही एक ख्वाहिश थी, और वो ये कि वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, जहां उसकी सारी आराम आसाइश की चीजें हों, पैसे हों, एक खुशहाल खुशगवार जिंदगी जहां सारी लग्जरी हो उसके पास। ये उसका सपना था। लेकिन बचपन में माँ बाप गरीब थे, वो सपना पूरा नहीं कर पाए। बड़ी हुई तो शादी हुई तो एक टेलर से, एक दर्जी से। उसकी भी अपनी एक सीमित तनख्वाह थी, सीमित पैसे थे जो कमाता था। उससे घर तो चल रहा था, लेकिन केम्पम्मा की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, और ये चीज उसे बेचैन कर रही थी। इसी के बाद किसी तरह उसने अपने दर्जी पति को समझा बुझाकर एक वहां पे नया बिजनेस शुरू करने की बात की, चिटफंड की। छोटे छोटे जगहों पे ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसी लॉटरी लगती है। केम्पम्मा की ख्वाहिशों के बारे में उसके पति को पता था। आखिरकार उसकी जिद के आगे वो झुक गया। उसने कहा ठीक है, तुम चिटफंड का एक धंधा शुरू कर लो। छोटे पैमाने पे उसने किया, लेकिन इत्तेफाक से वो जो पैसे लगाए, जो पूंजी लगाई, वो डूब गया। और पैसे जो उसके पति ने सेविंग कर रखा था, जो जमा किया था घर चलाकर, किसी तरह मजबूरी में बचाकर, वो सारे पैसे खत्म हो गए और केम्पम्मा की ये कोशिशें नाकाम हो गई। इसका पति पत्नी के रिश्ते में खटास आया। केम्पम्मा को लगा कि अपने पति के साथ उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी गरीबी में। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने कहा वो अपने पति को छोड़ देगी। 3 बच्चों की मां केम्पम्मा इसके बाद अपने पति और बच्चों को छोड़कर वहां से निकल लेती है बेंगलोर की तरफ, क्योंकि उसे जो चीजें चाहिए थी, जो अमीरी चाहिए थी, उसे लगा कि बड़े शहर, वहां की चमक धमक नहीं मिलेगी, और ये पहुंच गई बेंगलोर। बेंगलोर जाने के बाद केम्पम्मा के जो गांव कग्गालीपुरा, उसके लोग, उसके पति, उसके बच्चे, उसके लिए बस वो एक कहानी रह जाती है। अब केम्पम्मा की कोई खबर उन तक नहीं है। केम्पम्मा भी शहर की भीड़ भाड़ में जाकर गुम हो गई। साल बीत जाते हैं, न वो अपने घर वालों की सुध लेती है, न गांव लौटती है, न गांव वाले न घर वाले उसकी कोई सुध लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। वहां जाने के बाद वो शुरू में कुछ घरों में मेड का काम करती है, फिर वहां मन नहीं लगता, फिर वो घर से घर बदलती जाती है। इसके बाद कुछ सुनार के दुकानों पर काम करती है, जो ज्वेलरी शॉप जिनकी होती थी, जौहरियों की दुकानें, वहां पे वो काम करना शुरू करती है। इस दौरान में कुछ ऐसे रिश्ते भी बनते हैं कि उन जौहरियों के घर पे भी पहुंच जाती काम करने के लिए, और तब पहली बार उसे सोने की चमक के अंदर अपने सपनों के पूरा होने की उम्मीदें नजर आती हैं। उन सोने की चमक को देखकर उसे लगता है कि अगर ये सोना, ये पैसे उसके हों तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है, और इसी लालच में वो पहला क्राइम करती है। एक सुनार के घर में वो काम कर रही थी, वहां से वो सोना चोरी करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। घर वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उसे अदालत में पेश करती है, और इस चोरी के इल्जाम में उसे 6 महीने की सजा होती है। 6 महीने वो जेल में रहती है, और जेल में निकलने के बाद अब उसके ऊपर एक दाग लग गया था कि वो चोर है, जेल में रही है। बाहर आने के बाद अब काम भी आसानी से नहीं मिल रहा था। तब उसने एक नया प्लान बनाया, और यहीं से केम्पम्मा की मल्लिका साइनाइड बनने की कहानी शुरू होती है। 1998 में उसने गांव छोड़ा था, और 98 के आखिर आते आते और 99 की शुरुआत में जब वो जेल से लौटी तो इधर उधर भटकती रही। कुछ रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पे भी काटे, कई धर्मशालाओं में गुजारे। महिला थी, लोग उसको पनाह भी दे देते थे। इसके बाद जब वो मंदिर पहुंचती
तो वहां औरतों को देखती किस तरह से कौन कौन कैसी कैसी मन्नत लेकर मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं उसके दिमाग में एक आइडिया है। उसने कुछ मंदिरों में रहना शुरू किया और रहने के बाद उसने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये औरतें जो आती हैं ये किस लगन से आती हैं, क्या मांगती हैं, क्या मानती हैं, मन्नत पूरी होने पर क्या उसे वाकई पूरा करती हैं। ये सारी चीजें उसने बहुत बारीकी से देखना शुरू किया और इसके बाद फिर उसने फैसला किया कि वो उन औरतों को अपना निशाना बनाएगी जो बेबस हैं, मजबूर हैं, अकेली हैं, परेशान हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए मंदिरों के चक्कर काट रही हैं, क्योंकि उसकी नजर में ये सबसे आसान शिकार थी। और इसी के बाद 19 अक्टूबर 1999 में केम्पम्मा ने पहला कत्ल किया और ये कत्ल किया बेंगलोर के करीब होसकोटे एक जगह है वहां पर। 30 साल की ममता राजन थी जो मंदिर में मन्नत मांगने के लिए आई थी और उसे बच्चा चाहिए था। ममता राजन को शादी हो गए थे, कई साल हो गए थे, बच्चा हो नहीं रहा था, तो वो मन्नत मांगने के लिए आई। ये बात केम्पम्मा को मालूम थी क्योंकि वो मंदिर में थी और उसके बाद वो लगातार नजर रख रही थी। जब उसने पता कर लिया कि ये क्यों आ रही है, तब उसने कहा कि तुम्हारी मुराद पूरी होगी, मैं तुम्हारे लिए खास पूजा करूंगी। अच्छा, चूंकि वो मंदिर में उसने रहना शुरू कर दिया था खासतौर पर इसी मिशन को पूरा करने के लिए, तो उसने कहा लेकिन इसके लिए स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और उस पूजा के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ जरूरत की चीजें हैं। तो उसने पूछा क्या है। उसने कहा कि तुम सच धज कर आओगी, महंगी और नई साड़ी पहनोगी जो तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास जितने जेवर हैं वो पहन कर आओगी और उसके बाद हम स्पेशल पूजा शुरू करेंगे, जिसके बाद तुम्हारी मुराद पूरी होगी, तुम मां बनोगी। ममता राजन मां बनने के लिए बेकरार थी। मंदिर में एक महिला मिल रही है, वो लगा कि ये कोई भगवान का रूप है, उसे बच्चा चाहिए था, वो उसकी बातों में आ गई। इसके बाद 19 अक्टूबर 1999 को वो उसी हिसाब से बंधन कराई, सारे जेवर पहन कर आई। कुछ मंत्रोच्चार बाकी चीजें दिखावे के लिए किया केम्पम्मा ने और उसके बाद एक लोटा में उसने पानी था और उस पानी में उसने साइनाइड मिलाया, पोटेशियम साइनाइड, और कहा कि ये पी लो। वो पी ली। पीने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद और ये सब कुछ उसने मंदिर के एक अहाते में, कोने में, जहां सन्नाटा था, कोई था नहीं, क्योंकि ये पहले कहा था कि पूजा एकांत में होगा। उसके बाद उसके सारे जेवर उतारे, जो पैसे थे वो लिए और वहां से निकल गई। ये पहला कत्ल था। इसके बाद अगले कुछ दिनों में उसने 5 और औरतों को ठीक इसी तरीके से मारा। 10 अक्टूबर और दिसंबर 18 के बीच में ये उसने सारे 6 कत्ल किए जो शुरुआत के थे। जो उसने दूसरा कत्ल किया उसका नाम था एलिजाबेथ। ये 52 साल की थी और सतानूर से आई थी। एलिजाबेथ अपनी एक पोती को तलाश रही थी। उसकी पोती थी 3-4 साल की और घर से गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पोती का कुछ पता नहीं चला। काफी कोशिशें की, महीने बीत गए, लेकिन एलिजाबेथ की पोती नहीं मिली और पोती से वो बहुत प्यार करती थी। आखिर में किसी ने कहा कि तुम जाओ भगवान के दर पर जाओ, भगवान तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे। तो एक मंदिर में पहुंचती है, वहां केम्पम्मा टकराती है और केम्पम्मा वही चीजें इसके साथ कहती है जो इससे पहले ममता राजन के साथ कहा था। उसने कहा खास पूजा करेंगे, तुम्हारी पोती मिल जाएगी। उसके बाद उसे भी साड़ी पहनाकर जेवर के साथ बुलाया एकांत में और पूजा के नाम पर लोटा में उसे भी एक पानी दिया पीने के लिए और उस पानी में पोटेशियम साइनाइड था। एलिजाबेथ की भी डेथ हो गई। इसके बाद जो तीसरी विक्टिम थी केम्पम्मा की, उसका नाम था यशोधर्मा। ये 60 साल की थी और इसको सिद्ध गंगा मठ, ये कातिया संदर के आसपास है, वहां पे मारा। यशोधर्मा जो थी ये भी एक मन्नत मांगने के लिए आई थी कि इसके बेटे की शादी हो जाए और बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो उसके लिए ये आई, वहां टकराई फिर से केम्पम्मा और वही तरीका अपनाया। खास पूजा के नाम पर उसे पोटेशियम साइनाइड पानी में मिलाकर दिया, मौत हो गई। उसके सारे जेवर लिए और निकल गई। चौथी विक्टिम थी इसकी मुनियम्मा। इनकी उम्र थी 60 साल और मुनियम्मा जो है अस्थमा की रोगी थी। तो ये अस्थमा दूर हो जाए, ये बीमारी खत्म हो जाए, इसके लिए वो लगातार इधर से उधर मंदिरों के चक्कर काट रही थी। आखिरकार एक मंदिर में बेंगलोर के करीब पहुंची और वहां पे फिर केम्पम्मा टकराई और उसने कहा कि खास पूजा करनी है, इस पूजा के बाद तुम्हारी अस्थमा ठीक हो जाएगा। और वैसे ही साड़ी और जेवर के साथ बुलाया, उसे भी पानी पिलाया, उसकी भी मौत हुई। जेवर लूटे और चली गई। पांचवी विक्टिम इसकी बनी पिल्लामा। इनकी भी उम्र 60 साल थी और इनको व्यादानाथपुरा के पास एक मंदिर के करीब मारा। इनकी भी कुछ परेशानी थी और उस परेशानी को लेकर मंदिरों के चक्कर काट रही थी। भगवान से उम्मीद थी, लेकिन इंसान जो है वो भगवान को धोखा देते हुए कि तुम्हारी सारी चीजें पूरी हो जाएगी, भगवान के नाम पे एक तरह से वो डील कर रही थी।
और केम्पम्मा के जाल में ये भी फंसी और फिर इनको भी उसी तरह से मारा। जो छठी विक्टिम थी केम्पम्मा की, उसका नाम था नागावेनी। ये 30 साल की एक महिला थी और ये भी मां नहीं बन पा रही थी और शादी के करीब 7 साल हो गए थे। तो 7 साल तक शादी नहीं के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको एक बेटा चाहिए था और इसीलिए ये मंदिर के चक्कर काट रही थी। और फिर वहां पे भी केम्पम्मा मिली और केम्पम्मा ने कहा कि तुम जरूर मां बनोगी, तुम्हारे लिए खास पूजा होगी। और उस पूजा के नाम पर उसे वैसे ही बुलाया और फिर उसे पानी पिलाया, उसको मार डाला। ये 6 कत्ल 6 के 6 साइनाइड के जरिए। लेकिन कमाल ये था कि अलग अलग मौत हो रही थी और पुलिस तक ये बात पहुंच नहीं रही थी। उसकी एक वजह ये थी, जो अक्सर कई क्राइम में होता है, कि इन मौत की कड़ियों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा गया। अगर एक लाश बेंगलोर के आउटर साइड में मिला और दूसरा ईस्ट साइड में मिला, तीसरा थोड़ा और दूर मिला, तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन, अलग अलग थाने का केस मानकर पुलिस वहीं पे उस केस को क्लोज कर देती है। चूंकि ये तमाम गरीब लोग, बहुत अच्छे फैमिली और उसमें से नहीं थे कि कुछ मीडिया में भी सुर्खियां बटोर सके, जो अक्सर होता है। तो ये सारे कत्ल गुमशुदा रहे और इनको तार जोड़कर देखा नहीं गया। वरना अगर सिर्फ बेंगलोर के आसपास 6 कत्ल और 6 के 6 पोटेशियम साइनाइड से, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी इसमें फौरन कान खड़े होने चाहिए और उसी हिसाब से जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस में तालमेल ही नहीं था। एक दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट थे या थाने थे, उनमें से कोई आपस में एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं कर रहा था। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद एक 2006 बीच में कई और कत्ल हुए, अब उसका रिकॉर्ड नहीं। ये तो वो हैं जिनके कुछ रिकॉर्ड आए। 2006 में एक महिला थी कोलार डिस्ट्रिक्ट में, रेणुका के बारे में यह है कि रेणुका का भी कत्ल केम्पम्मा ने किया था और रेणुका के जो पति था वो दुबई में नौकरी कर रहा था। रेणुका मंदिर आती थी, वहीं केम्पम्मा के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसने बताया कि उसे कुछ कुछ परेशानी है, उसने कहा सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक रोज रेणुका अचानक गायब हो जाती है और फिर कभी घर नहीं लौटती। काफी उसे ढूंढा जाता है, उसके पति को खबर की जाती है, पति हिंदुस्तान आता है, वापस आकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है। फिर वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि एक महिला है जिसके साथ वो आखिरी बार लगातार देखी जाती थी, उससे करीबी हो गई थी और वो केम्पम्मा थी। तो उसका पति फिर उसका हुलिया और ये लेकर पुलिस के पास जाता है, शिकायत करता है कि मेरी पत्नी को जो है इसी ने मारा है। लेकिन पुलिस उस वक्त उस केस को सुलझा ही नहीं पाती है और केम्पम्मा आजाद रहती है। मामला आता जाता रहता है। बेंगलोर के अब बाहर से भी कई महिलाओं की लाश मिलती है। बहुत सारी तो ऐसी लाश मिली जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, वरना पोटेशियम साइनाइड वाला कनेक्शन जुड़ जाता। और धीरे धीरे ऐसी कई लाशें मिली जो बेंगलोर पुलिस और कर्नाटक पुलिस के हिसाब से जो संदिग्ध थी। लेकिन फिर बात वही है कि सुनसान जगह पे, कहीं झाड़ियों पे, कहीं कुछ, तो कुछ लावारिस समझकर ही लाशों को जला दिया गया, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। कुछ गरीब लोग थे जिनकी लाश की आइडेंटिफिकेशन भी हुई तो उसकी जांच नहीं हुई, तो वो कड़ियां नहीं जुड़ी और ये सारी चीजें चलती रही। इसी दौरान में 2008 में 31 दिसंबर 2008 इस मामले में जो लास्ट वाली थी महिला रेणुका, उसकी रिपोर्ट लिखी गई थी और केम्पम्मा की थोड़ी सी हुलिया भी बताया गया था। तो एक मुखबिर बताता है कि उस हुलिये से मिलती हुई एक महिला एक बस स्टॉप पे खड़ी है। 31 दिसंबर 2008 की बात है। पुलिस थोड़ी यहां हरकत में आती है, बस स्टॉप पर पहुंचती है, एक औरत को उठाती है। उसके पास पोटली और बैग था। जब तलाशी लेती है पुलिस तो हैरान रह जाती है। उसके बैग में बहुत सारे ज्वेलरी थे, सोने के, चांदी के। अब हुलिये से देख के लगा कि इस महिला के पास इतनी क्योंकि लाखों रुपए की वो ज्वेलरी है, ये कहां से आई। तो उससे पूछताछ करती है। पहले वो ऐसी कहती है कि ये हमारा इधर उधर का है, घर का है, परेशान है। लेकिन फिर ले जाकर पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो बताती है कि मेरा नाम केम्पम्मा है और मैं औरतों को मारकर उनके गहने लूट लेती हूँ। फिर उसने एक एक कर सारे कत्ल की कहानी सुनानी शुरू की और पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि औरत किस तरीके से लगातार कत्ल कर रही है और पूरी कर्नाटक और बेंगलोर पुलिस को भनक तक नहीं है। इसी के बाद फिर उन सारे केस के पुराने पन्नों को जब पलटा गया तो कुछ के जो पोस्टमार्टम हुए उसमें पोटेशियम साइनाइड की बात आई, फिर सिमिलरिटी आई, फिर उन सारी महिलाओं के कनेक्शन को जोड़ा गया तो देखा गया कि ये सभी कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन मंदिर से है। ये सभी परेशान थी और इनका फायदा उठाया केम्पम्मा ने। उसने बताया कि उसका मकसद सिर्फ ये कत्ल करने का और कुछ नहीं था, पैसे थे, लूट थी। तो पुलिस वाले ने पूछा भी कि तुम वैसे भी लूट सकती थी, तुम पानी की में पोटेशियम साइनाइड डालने की वजह बेहोशी की दवा डालकर भी तुम भाग सकती थी। बोली नहीं, उसमें खतरा था। यहाँ पे ये था कि एक बार पोटेशियम साइनाइड दे दिया और ये जब जौहरी के यहाँ काम करती थी कुछ दिनों के लिए, जब बेंगलोर आई थी तब उसे पता चला था कि कुछ जहर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जेवर बनाने और उसमें होता है।
और पोटेशियम साइनाइड के बारे में उसे वहां से जानकारी मिली थी। तो उसे लग गया था कि ये बहुत ही कारगर जहर है और बचने की गुंजाइश नहीं है। और इसी के बाद उसने लोगों को लूटने के लिए, खासतौर पर एक अकेली महिला जो परेशान है, मंदिरों के चक्कर काट रही है, उसको सिर्फ एक उम्मीद ही दिलानी है कि देखो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, भगवान सुन लेंगे, तो ये उसके लिए सबसे आसान टारगेट था। और इसी के बाद उसने ये प्लान बनाया और एक एक कर उसने कत्ल करने शुरू किए। जब उसकी कहानी सुनी, उसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़ी, तो 6 कत्ल के मामले जुड़ गए, जिसके सबूत भी मिले। कुछ लोगों ने आई विटनेस से देखा था जो मरे उनके साथ, और उनमें से कुछ के गहने भी मिले फिर, जो वो बेच नहीं पाई। कुछ उसने बताया कि जाकर जो जहां बेचे वहां उन जौहरियों के पास पुलिस पहुंची तो वहां से भी कुछ मिले, तो उससे भी वो लिंक जुड़ा। और इसी के बाद 2010 में केम्पम्मा, जो जब तक उसको बेंगलोर पुलिस ने साइनाइड मलिका का नाम दे दिया था, निकनेम, तो केम्पम्मा उर्फ साइनाइड मलिका को 2010 में एक अदालत ने जो मुनियम्मा थी उसके कत्ल के लिए फांसी की सजा सुनाई। पहला फैसला उसी का आया था। 2012 में नागावेनी, जो एक और 6 में से जिसने मारा था, उसके कत्ल का सारा पुख्ता सबूत मिला। इस दूसरे कत्ल के लिए भी उसे फांसी की सजा सुनाई। कर्नाटक के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी सीरियल किलर या किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद बाकी केस के फैसले आते रहे और उसको फांसी की सजा सुनाई गई, एक एक कर सारी चीजों में। लेकिन फिर बाद में यह मामला हाईकोर्ट में गया और कोर्ट ने यह कहा कि पूरे केस में, और जो 6 मर्डर हैं उनमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बहुत है, लेकिन पुख्ता सबूत ऐसा कोई नहीं है जिससे कम से कम इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर फांसी की सजा सुनाई जाए। और इसी के बाद फिर कोर्ट ने केम्पम्मा की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो अभी भी वो जेल में है, शायद फांसी की सजा और फांसी हो भी चुकी होती, लेकिन ऊपरी अदालत ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अब जितनी भी उम्र है इस मलिका साइनाइड या केम्पम्मा की, वो जेल में ही कटेगी जब तक कि वो जिंदा है। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।